हाँ जी बच्चों, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो मैंने बताया कि जब एटम्स अपने कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए सब आयरन के एटम्स हैं, तो उनके बीच में थोड़े गैप रह जाते हैं, उनको हम इंटरस्टिशियल साइड्स भी कहते हैं या इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी कहते हैं। वॉइड्स माने खाली जगह। इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स आ सकते हैं। किसके? हाइड्रोजन के आ सकते हैं, कार्बन के आ सकते हैं, नाइट्रोजन के आ सकते हैं, हीलियम के आ सकते हैं। छोटे छोटे एटम्स किसी भी चीज़ के आ सकते हैं। तो वो जब आ जाते हैं इनके बीच में, तो उसकी वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है? वो हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है, बट उसकी कंडक्टिविटी मेटल की तरह ही रहती है। तो हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते भी इसीलिए हैं कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से बेटर होती हैं। जैसे बोरॉन भी आ जाता है इंटरस्टिशियल में, तो बोराइड्स जो बनते हैं दे आर वेरी हार्ड। जैसे डायमंड हार्ड होता है वैसे बोराइड्स भी हार्ड होते हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं एज कटिंग टूल्स। ठीक है, तो ये क्यों बना रहे हैं? बिकॉज दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स इन विच स्मॉल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन एटसेट्रा गेट ट्रैप्ड। वो आके इसमें बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना पाते हैं। ओके, तो हम लिख लेते हैं इसका आंसर कि बिकॉज दे हैव large number of interstitial sites in which small atoms like hydrogen, carbon, boron, nitrogen etc. get trapped. These interstitial compounds are hard, rigid, they have high melting and boiling points, and their conductivity is similar to that of parent metal। कंडक्टिविटी मेटल की तरह ही है। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हम बना लेते हैं। जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील, उसमें भी कार्बन इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं आयरन की। उसके केस में निकाल लीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ज़्यादातर कलर्ड पाए जाते हैं, उनके कंपाउंड्स दे आर जनरली कलर्ड। उसका क्या लॉजिक है? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, जो पहले एनर्जी गेन करते हैं तो हायर ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर एनर्जी लूज करते हैं तो लोअर ऑर्बिटल में आते हैं तो कलर शो करते हैं। यस, क्योंकि जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कलर्ड ही कहा जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर लेवल पे जाएंगे और जब लोअर लेवल पे लौटेंगे तो दे विल एमिट सर्टेन रेडिएशन, इसलिए कलर्ड होते हैं। और वाई दे आर पैरामैग्नेटिक, उसमें भी यही कहेंगे, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल में जब तक 10 नहीं होंगे तब तक फुल्ली फिल्ड होना नहीं। 1 से 9 तक तो कोई ना कोई अनपेयर्ड हो गई, 10वें में ही पेयर्ड होता है, तो ज़्यादातर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वजह से दे आर पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही इनके अंदर कलर आता है, दे आर कलर्ड। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक चीज़ और होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
their enthalpy of atomization is high. जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड्स आर मोर. जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी. जब मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो एटम एटम को सेपरेट करना मुश्किल होगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी हाई. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं, व्हाई देयर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन आर हाई. एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा भी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है. व्हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज हाई. तो आंसर में आप लिखोगे they have unpaired electrons in the d orbital. They have unpaired electrons in the d orbital, due to which metallic bonding is strong. Bonding is strong. So enthalpy of atomization is high. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? अगर आपसे कहा जाए कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को डिफाइन कीजिए, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? हाँ जी बच्चों, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस एटम्स. मान लीजिए आयरन है 1 मोल, तो वो एक अपने कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप में होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म है. जब उसको बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तो वो पहले लिक्विड बनेगा, फिर वेपर्स बनेगा. तो वेपर्स में हम ये मानते हैं कि अलग अलग होंगे, तो वो जो एनर्जी जितनी लग रही है 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को गैसियस एटम्स में चेंज करने की, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. जिस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, उसकी मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, उसके एटम एटम को सेपरेट करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी. तो इन लोगों के पास तो ज़्यादातर सबके पास ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ दो तो उनको तो हम ट्रांजिशन से ही नहीं मानते. तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उनकी मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी. जब भी मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी हायर. ठीक है जी, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन की जरूरत है या समझ में आ गया? 1 मोल ऑफ गैस सॉलिड को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने की जो भी एनर्जी लगेगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगी तो वो मेटल हार्ड भी होगा. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई क्रोमियम इज टिपिकली हार्ड. क्रोमियम टिपिकली हार्ड क्यों है? तो आंसर आप क्या दोगे? मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा है. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई है, बट क्यों हाई है? मेटालिक बॉन्डिंग उसमें ज़्यादा क्यों है? यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं. कितने अनपेयर्ड हैं? बहुत नहीं कहना है, 6 हैं. बहुत आंसर नहीं है किसी चीज़ का. कितने पैसे तुम्हारी जेब में? बहुत है. निकाल के दिखाओ. 50 रुपये निकले तो बहुत है. इसमें तो 15-50 टका के खाने को मिल जाएंगे. किसी के लिए बहुत कुछ हो सकता है, किसी के लिए बहुत कुछ हो सकता है. तो आपको एग्जैक्टली कहना है कि क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. ठीक है, तो 2, 2, 6, 2, 6, 2, 4. बट इसका एक इलेक्ट्रॉन उधर उसमें चला जाता है. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी. तो 3d5, 4s1. तो अनपेयर्ड कितने हो गए? 6. तो इसलिए क्रोमियम इज टिपिकली हार्ड बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच मेटालिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, हेंस its melting point is high.
जब भी मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होगा। मेटल्स क्यों डक्टाइल और मेलिएबल हैं? वाई दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल? मेटल्स क्यों मेलिएबल एंड डक्टाइल? मेलिएबल का मतलब है पीटोगे तो शीट बन जाएगी, खींचोगे तो तार बन जाएगा। क्यों? मेटेलिक बॉन्डिंग क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग है, तो वो छोड़ ही नहीं रहे, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। खींचोगे तो तार बन जाएगा, पीटोगे तो शीट बन जाएगी। पर जिनमें मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं है, कोयला है, उसको पीटोगे तो क्या होगा? चूर चूर हो जाएगा। जिनमें मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं है उनमें आप वो मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं होते। ठीक है, उतार लीजिए इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ। उतारो इसको, उतार लो पहले। बंदी हाँ जी बच्चों, ठीक है। चलो, इसको आपको ये ध्यान रखना है कि मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या असर आ जाता है एटम के ऊपर। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ उसको। मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। Atoms which have more unpaired electrons have higher metallic bonding and due to higher metallic bonding the enthalpy of atomization becomes high and the melting point of metal also increases। ठीक है, उतार लीजिए। एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+ और Fe2+ एंड वाई। मालूम है ये क्वेश्चन? Cr2+ और Fe2+ विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाई। ये हटा देते हैं। ठीक है, ये मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ही मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल हैं। ठीक है, उनको खींचोगे तो तार बन जाएगा। डक्टाइल का मतलब है व्हेन वी पुट स्ट्रेस ऑन देम दे फॉर्म वायर्स एंड व्हेन दे आर बीटन दे फॉर्म शीट्स। मेलिएबल होते हैं, वो मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये क्वेश्चन लिख देते हैं ये वाला कि विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+ और Fe2+।
which is stronger reducing agent Cr2 plus और Fe2 plus एंड Y। कोई बताए इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और क्यों, ये भी बताना है क्यों। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, तो सामने वाले को रिड्यूस कर सके, तो सामने वाले को रिड्यूस कौन कर सकता है, जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब अगर ये Cr2 से Cr3 में आसानी से जा सकता है तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग होगा, और ये Fe2 से Fe3 में आसानी से जा सकता है तो ये स्ट्रॉन्गर होगा। हमें ये भी मालूम है कि E0 वैल्यू से भी पता चल जाएगा कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसकी E0 वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब जो E0 वैल्यू इसकी है, E0 वैल्यू ऑफ Cr3 plus oblique Cr2 plus is minus 0.41 volt and E0 of Fe3 plus oblique Fe2 plus is 0.77 volt। ठीक है, तो अब आप बताइए इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, Cr। अब आप कहेंगे सर ये तो वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, तो ये तो रखनी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया होगा। इज इट ओके, बट इसके अलावा E0 वैल्यूज के अलावा भी आप कैसे समझा सकते थे कि क्रोमियम इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इन दैट केस इट्स T2g ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ। जो क्रोमियम है, क्रोमियम 24 है, 3d5 4s1 है, तो Cr2 प्लस जो होता है वो 3d4 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और खो दे तो Cr3 प्लस तो 3d3 हो जाएगा। और दूसरी बात है कि हम जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात कर रहे थे तो वो 5 में टूटता है। 5 थे तो 3 ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते थे और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जाते थे। नीचे वालों को हमने कहा था T2g, ऊपर वालों को कहा था Eg। तो अब जब D में 3 है तो T2g इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। क्रोमियम, ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्रोमियम इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इन दैट केस T2g इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल। अगर ये +2 में होता तो 4 होते, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करना पड़ता, तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नहीं हुआ, तो लेस स्टेबल। तो इसलिए जब T2g में 3 ही रह जाएंगे, व्हेन क्रोमियम हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट्स T2g ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल। एक तो वहाँ से समझा सकते हो, और दूसरा यहाँ से समझा सकते हो कि जिसकी E0 वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, इट इज़ मोर रिएक्टिव मेटल। इन दोनों तरह से हम समझा सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया हुआ है तो बेटर होगा कि इसकी E0 वैल्यूज़ दोनों की आप याद कर लें, तो इससे समझाने में आसानी रहेगी। और दूसरा ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्रोमियम +3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर शॉर्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी को हटा देता हूँ, ये तो आपने उतार लिया होगा है ना, ये आइडिया है, यहीं पे लिख देता हूँ। एलिमेंट विच हैज़ लोअर E0 वैल्यू इज स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूसिंग एजेंट, therefore chromium +2 is a stronger reducing agent, and also in Cr3 plus oxidation state
T2g orbital is exactly half filled, therefore more stable. Exactly half filled, therefore more stable. उतारिए, इसको उतार लीजिए। हाँ जी बच्चों, ठीक है, इस पर किसी को डाउट है? ठीक है, इसी तरह का एक पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। सामने वाले को जो रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। खुद वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, +2 से +3 जा रहा है क्रोमियम +2 से +3 जा रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये याद रखना, क्योंकि रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लूज कर रहा है, जो लेगा उसका रिडक्शन होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है उसके लिए। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता था, आपके 11th में भी पूछते हैं कि भाई मान लीजिए CuSO4 चेंजेस इन CuSO4 प्लस जिंक gives you ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो इसमें आप बताइए विच इज ऑक्सीडाइज, विच इज रिड्यूस्ड, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या कहते हैं, ये 0 से +2 में गया, ये +2 से 0 में गया, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। जिसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये +2 से 0 से +2 गया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो ज़्यादा नेगेटिव है। जिंक की इनॉट वैल्यू जो होती है Zn2 + Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। जरूरी नहीं है आपको सबकी वैल्यूज याद रहे, कोई नहीं, जनरली दी जाती हैं जहाँ पे निकालनी होती है इनॉट वैल्यूज। बट ऐसे क्वेश्चन में NCERT ने भी वैल्यू नहीं दी है और क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करना है, तो इस केस के अंदर आपको
याद रखनी पड़ेगी। अब कॉपर की होती है Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu ई नॉट वैल्यू, इसकी पॉजिटिव होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके मतलब वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यही हम कह रहे हैं यहाँ पे कि क्रोमियम की जो ई नॉट वैल्यू आ रही थी वो हमारी -0.41 वोल्ट है, ये ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू आयरन। तो ये कम रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। हटा देते हैं, कोई इस पर डाउट तो नहीं है। चलिए, इसी पैटर्न का कुछ इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको जब तक आप पहले नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ याद करनी पड़ती हैं उसमें, तो पेपर में डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें याद करनी कि किस चीज़ के ऊपर हमें स्ट्रेस करना है, क्या चीज़ हमें समझानी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, बोर्ड के ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन 17, M2 प्लस ऑब्लिक M एंड M3 प्लस ऑब्लिक M2 ई नॉट वैल्यूज आर गिवन। जैसे Cr2 प्लस ऑब्लिक Cr इज इक्वल टू -0.9 वोल्ट और Mn2 प्लस ऑब्लिक Mn इज इक्वल टू -1.2 वोल्ट और Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe इज इक्वल टू -0.4 वोल्ट। और दूसरी तरफ दिया है Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr2 प्लस इज -0.4 वोल्ट, Mn3 प्लस ऑब्लिक Mn2 प्लस इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट एंड Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस इक्वल टू 0.8 वोल्ट। ये डाटा दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 plus in acid solution as compared to Cr3 plus and Mn3 plus। Cr3 प्लस और Mn3 प्लस के कंपेरेटिवली Fe3 प्लस की स्टेबिलिटी आपको इस डेटा से फाइंड आउट करनी है, कंपेयर करना है। और दूसरा कह रहा है कि द ease with which iron can be oxidized as compared to क्रोमियम एंड मैंगनीज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन उतार लीजिए और फिर उसके बाद देखिए कैसे इसको सॉल्व करें, क्या लगता है कैसे सॉल्व होना चाहिए इसको। क्वेश्चन उतारिए फिर इसको सॉल्व करते हैं हम।
हाँ जी बच्चों, इसमें आंसर क्या देना चाहिए? पहले वाले पार्ट में Fe3+ ज़्यादा स्टेबल है या Cr3+ या Mn3+? आपको इनॉट वैल्यूज दी है, उनके बेसिस पे आपको जज करना है। तो Cr3+ ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और लोग बताएं क्या कह रहे हैं? सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको कौन सा लग रहा है? हाँ जी, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन लग रहा है? देखिए, स्टेबल वही होगा जो रिड्यूस नहीं होना चाह रहा। आपको क्या दी हुई है? रिडक्शन वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, रिडक्शन वैल्यूज दी हुई हैं। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो आसानी से रिड्यूस होगा। ठीक है, Fe3+ वाले की बात देखना है हमें। ये Fe3+ की रिडक्शन पोटेंशियल कम है थोड़ी, इसकी ज़्यादा है। Mn चाहेगा कि आसानी से Mn2 में, Mn3 से Mn2 में ये एक इलेक्ट्रॉन लेके Mn2 में जाने के लिए उतावला है, क्योंकि इसकी इनॉट वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। इज इट ओके? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमको रिडक्शन पोटेंशियल्स दी होती हैं। तो ये Mn3 में रहना ही नहीं चाहता है, ये चाहता है Mn2 में जैसे ही मौका मिला तुरंत Mn2 में चले जाए। तो Mn3+ इज लेस स्टेबल, ये तो बात पक्की हो गई। इसमें इससे कम स्टेबल है, ये मतलब है ये बहुत कम स्टेबल है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है। और ये तो क्रोमियम +3 में रहना चाहता है, ये +2 में जाना ही नहीं चाहता है, तभी तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो अगर इसको कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा +3 में क्रोमियम स्टेबल है, उससे कम Fe है, और सबसे कम Mn3+ है। क्योंकि Mn+2 में ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। और वैसे भी मालूम है कि Mn जब +2 में होता है तो उसके d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, देयरफॉर मोर स्टेबल। Mn3+ में था तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। ऐसे देख लो, Mn का एटॉमिक नंबर 25 है, 3d5 4s2। तो जब इसको Mn2+ में लोगे, आउटरमोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने खो दिए। ठीक है जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने खो दिए, तो क्या हुआ? 3d में 5 रह गए, तो पांचों अनपेयर्ड हैं, तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या एग्जैक्टली फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल। तो मैंगनीज तो +2 में ज़्यादा स्टेबल होगा रादर देन इन +3। तो अच्छी बात है Mn3 को एक इलेक्ट्रॉन मिले और Mn2 बने, तो बिकॉज मैंगनीज इज मोर स्टेबल इन +2 रादर देन +3, तो इसलिए इसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो सबसे कम स्टेबल Mn3+ है। अब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ये तो +3 से जाना ही नहीं चाहता +2 में। और वैसे भी हमने आपको बताया कि क्रोमियम +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि T2g ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, मोर स्टेबल। तो इसलिए क्रोमियम जो है सबसे ज़्यादा +3 में स्टेबल है, फिर आयरन है +3 में स्टेबल, मैंगनीज की स्टेबिलिटी सबसे कम है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? 2 टर्म्स में आपको समझ में आना चाहिए। पहली बात तो जब इन्होंने इनॉट वैल्यूज दे दी तो इनॉट वैल्यू से समझ लेना है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो रिड्यूस होना नहीं चाहता, तो ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, ये +3 में है, ये चाहता है हम +3 में ही खुश हैं, हमें +2 में मत ले जाओ, इसीलिए नेगेटिव है। ये बड़ा खुश होता है अगर इसको +2 में ले जाए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो बहुत खुश है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेबल कम है, इसलिए लीस्ट स्टेबल, और इसकी वैल्यू इससे थोड़ी सी कम है पॉजिटिव में, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल, और इसकी तो नेगेटिव ही है, तो ये मोस्ट स्टेबल। तो आपको आंसर ये कहना है कि एज द इनॉट वैल्यू ऑफ क्रोमियम इज लेस नेगेटिव या इट इज लीस्ट एज कंपेयर टू अदर वंस, therefore it is more stable in +3 oxidation state, and
मैंगनीज हैज हाईएस्ट वैल्यू, देयरफॉर इट इज मोस्ट स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 में, ये +3 में ज़्यादा लीस्ट स्टेबल है, ये सबसे आसानी से इसमें चेंज होगा, तो लीस्ट स्टेबल है एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, शॉर्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर फॉर 1 एज रिडक्शन पोटेंशियल, वही E0 वैल्यू को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr3+ is negative, therefore it will not get reduced easily, that is Cr3+ is more stable, जल्दी से वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, एंड E0 of Mn3+ is positive, is more positive than Fe3+, therefore manganese 3+ is least stable, मैंगनीज 3+ इज लीस्ट स्टेबल, क्रोमियम इज मोस्ट स्टेबल, आयरन बीच में आ जाएगा। कंपेयर करने को कहा था, तो क्रोमियम सबसे ज़्यादा स्टेबल है +3 में, फिर आयरन है, फिर मैंगनीज। ठीक है, उतार लीजिए सब लोग इसको। फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आपका समझ में आ गया है तो सेकंड पार्ट में ये वाला डाटा यूज़ करना है, क्योंकि ये कह रहा है द ईज विद विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कम्पेयर टू क्रोमियम एंड मैंगनीज। यहाँ पे हमें रिडक्शन दिया हुआ है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं ये वाला डाटा, और इसकी ये तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिया हुआ है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में देखें, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, Cr2 Cr2+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, बट इसमें साइन चेंज हो जाएगा, +0.9 वोल्ट। इसके केस में इसको हम Mn से Mn2+ अगर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज +1.2 वोल्ट, और इसके केस में Fe से Fe2+ ले जाएंगे तो +0.4 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में देखा जाए तो ये होगा। क्रोमियम +2 में जाने में ये E0 वैल्यू है, मैंगनीज की +2 में ये E0 वैल्यू है, आयरन की +2 में ये E0 वैल्यू है। किसका ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से हो रहा है? मैंगनीज का। तो अब कह रहा है द ईज विद विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, सबसे आसानी से मैंगनीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे कम क्रोमियम का, आयरन का ऑक्सीडेशन सबसे मुश्किल से हो रहा है। E0 वैल्यू से पता चल रहा है, जिसका रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन सबसे मुश्किल से, तो वही बात हमने यहाँ पे रखी है। ठीक है, इसको उतार लीजिए पहले, फिर हम इसका लॉजिक लिख देंगे। ये वाला फर्स्ट वाला आंसर जो नीचे लिखा हटा दें, हाँ जी, उतार लीजिए पहले इसको सब लोग। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन हो सकता है? मैंगनीज। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से होगा। आंसर 2 में लिखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, देयरफॉर मैंगनीज कैन बी ऑक्सीडाइज्ड most easily as its oxidation potential
is more positive than chromium and iron. Therefore, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन, फिर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, फिर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन एंड फिर आगे उतार लीजिए, तब हम काट दीजिए इसको। उतार लीजिए इसको, फिर मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? 3 वाला दिया था, +3 वाले से +2 में जाने का। यहाँ पे इन्होंने ई नॉट वैल्यू रिडक्शन के टर्म्स में दी थी, हमने उसको ऑक्सीडेशन में टर्म्स में कर ली, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है इज विद विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे स्टेबिलिटी पूछ रहा था, तो वो अलग चीज पूछ रहा था। यहाँ पे आयरन कितनी आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के साइन बदल दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें अगर -0.04 था तो ये प्लस में आ गया। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 में जा सकता है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ई नॉट वैल्यू से है। दूसरी बात हमने आपको बताई कि मैंगनीज +2 में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड उसका d ऑर्बिटल है, तो वहाँ से भी लॉजिक आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पे चलते हैं। और एक क्वेश्चन हमें एफ ब्लॉक का भी करना है कि एफ ब्लॉक में पूछा जाता है कि व्हाट इज लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज इट्स कॉज एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन जब 4f में भरे जाते हैं तो वो वाले एलिमेंट सारे लैंथनॉइड्स कहलाते हैं, क्योंकि वो लैंथनम के बाद है। लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है, फिर 58 से लेके लॉरेंशियम तक 71 तक 14 इलेक्ट्रॉन्स उसमें जब भर जाते हैं तो वो सब लैंथनॉइड्स कहलाते हैं। तो लैंथनॉइड्स का साइज जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है छोटा होता जाता है, तो उसी को हम कहते हैं लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये कि व्हाट इज लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज इट्स कॉज एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो ये हटा दें, क्वेश्चन वाला लिख दें। लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन 5 मिनट में समझाने में टाइम लग जाएगा, तो कोई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। कोई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है एनसीईआरटी का ही है कि जो ट्रांजिशन मेटल का जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें वो बेसिक होता है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। वाई? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो बोर्ड पे लिख देता हूँ। द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक। क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 से लिख देते हैं। वाई द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल और लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल is basic in nature but in highest oxidation state
इट इज एसिडिक इन नेचर। तो इसमें क्या कहेंगे, हाईएस्ट में एसिडिक है, लोएस्ट में बेसिक है। जैसे MnO4 माइनस है और MnO है, यहाँ पे इसकी +2 है, यहाँ पे इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो आप बताइए कि ये जो है +7 इसकी, यहाँ पे ये एसिडिक है और ये बेसिक होगा, ऐसा क्यों? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो। एक्चुअली जब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट कैन लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज गॉट मोर इलेक्ट्रॉन्स टू लूज, और जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है वही बेस होगा अकॉर्डिंग टू लेविस। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेस एंड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एसिड। या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन पुअर इज एसिड। तो ये तो इलेक्ट्रॉन पुअर है। आउटरमोस्ट शेल में इसके 3d5 4s2 था कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 5 इलेक्ट्रॉन ये सबके सब खो दिए। तो अब ये क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो एसिडिक होगा। और जब लोएस्ट में होगा तो इट हैज गॉट मोर इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है वो बेसिक होगा अकॉर्डिंग टू लेविस। तो इसलिए हाईएस्ट में एसिडिक हो सकता है, लोएस्ट में बेसिक होती है ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें हम लिख लेंगे इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, lowest oxidation state, the species can lose electrons, therefore it can act as Lewis base, and in highest oxidation state, the species is electron deficient and acceptor of electrons are acid according to Lewis। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिस होते हैं। ये बात आपको लेविस के कॉन्सेप्ट पे बताना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और ज़्यादातर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या तो ऑक्सीजन के साथ दिखाते हैं या फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है, गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग they are strongest oxidizing agents because their size is small, electronegatividity is high, ठीक है। उसी के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स दिखाते हैं, बता लीजिए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसको, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना।